पाठ को जारी रखते हुए अब हम पढ़ते हैं कछवाहा वंश। कछवाहा वंश राजस्थान के इतिहास मंच पर 12वीं सदी से दिखाई देता है। उनको प्रारंभ में मीणों और बड़ गुजरों का सामना करना पड़ा था। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में दुल्हे राय व पृथ्वीराज बड़े प्रभावशाली थे, जिन्होंने दौसा, रामगढ़, खो, जोटवाड़ा, गेटोर तथा आमेर को अपने राज्य में सम्मिलित किया था। पृथ्वीराज राणा सांगा का सामंत होने के नाते खानवा के युद्ध 1527 में बाबर के विरुद्ध लड़ा था। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद कछवाहों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। गृह कलह तथा अयोग्य शासकों से राज्य निर्बल हो रहा था। 1547 में भारमल ने आमेर की बागडोर हाथ में ली। भारमल ने उदयीमान अकबर की शक्ति का महत्व समझा और 1562 में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरकूबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। अकबर की यह बेगम मरियम उजमानी के नाम से विख्यात हुई। भारमल पहला राजपूत था जिसने मुसलमानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। भारमल के पश्चात कछवाहा शासक मान सिंह अकबर के दरबार का योग्य सेना नायक था। रणथंभौर के 1569 के आक्रमण के समय मान सिंह और उसके पिता भगवंत दास अकबर के साथ थे। मान सिंह को अकबर ने काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्नों में शामिल था तथा उसे अकबर ने 7000 मनसब प्रदान किया था। मान सिंह ने आमेर में शिला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर इत्यादि का निर्माण करवाया। इसके साथ में दादू दयाल ने वाणी की रचना भी की थी। मानसिंह के पश्चात के शासकों में मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 महत्वपूर्ण था, जिसने 46 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान उसे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उसे शाहजहां ने मिर्जा राजा का खिताब प्रदान किया। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को मराठों के विरुद्ध दक्षिण भारत में नियुक्त किया था। जयसिंह ने पुरंदर में शिवाजी को पराजित कर मुगलों से संधि के लिए बाध्य किया। 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी, जिसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी ने मुगलों की सेवा में उपस्थित होने का वचन दिया। इस प्रकार पुरंदर की संधि जयसिंह की राजनीतिक दूरदर्शिता का एक सफल परिणाम थी। जयसिंह के बनवाए आमेर के महल तथा जयगढ़ और औरंगाबाद में जयसिंहपुरा उसकी वास्तुकला के प्रति रुचि को प्रदर्शित करते हैं। इसके दरबार में हिंदी का प्रसिद्ध कवि बिहारी मल था। कछवाहा शासकों में सवाई जयसिंह द्वितीय, जो 1700 से 1743 तक थे, का अद्वितीय स्थान है। वह राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, खगोलविद, विद्वान, साहित्यकार तथा कला का पारखी था। वह मालवा का मुगल सूबेदार रहा था। जयसिंह ने मुगल प्रतिनिधि के रूप में बदन सिंह के सहयोग से जाटों का दमन किया। सवाई जयसिंह ने राजपूताना में अपनी स्थिति मजबूत करने तथा मराठों का मुकाबला करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 1734 को हुरडा भीलवाड़ा में राजपूत राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया। इसमें जयपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर आदि के शासकों ने भाग लिया था, परंतु इस सम्मेलन का जो परिणाम होना चाहिए था वह नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान के शासकों के स्वार्थ भिन्न भिन्न थे। सवाई जयसिंह अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से बूंदी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर स्वयं वहां का सर्वे सर्वा बन बैठा, परंतु बूंदी के बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी ने, जो जयसिंह की बहन थी, मराठा मल्हार राव होलकर को अपना राखी बंद भाई बनाकर और धन का लालच देकर बूंदी आमंत्रित किया, जिससे होलकर और सिंधिया में बूंदी पर आक्रमण कर दिया। सवाई जयसिंह संस्कृत और फारसी का विद्वान होने के साथ गणित और खगोल शास्त्र का असाधारण पंडित था। उसने 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई और उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट के नाम पर जीज मोहम्मद शाही नाम रखा। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। सवाई जयसिंह की महान दिन जयपुर है।
जिसकी उसने 1727 में स्थापना की थी। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। नगर निर्माण के विचार से यह नगर भारत तथा यूरोप में अपने ढंग का अनूठा है, जिसकी समकालीन और वर्तमानकालीन विदेशी यात्रियों ने मुक्त कंठ प्रशंसा की है। जयपुर में जय सिंह ने सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया तथा जयगढ़ किले में जय बाण नामक तोप बनवाई। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में 5 वेधशालाओं, जिनको जंतर मंत्र बोलते हैं, का निर्माण करवाया, जो ग्रह नक्षत्र आदि की गति को सही तौर से जानने के लिए बनवाई गई थी। जयपुर के जंतर मंतर में सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित सूर्य घड़ी है, जिसे सम्राट यंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। धर्म रक्षक होने के नाते उसने वाजपेय, राजसूय आदि यज्ञों का आयोजन किया। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ किया। इस प्रकार स्वाई जय सिंह अपने शौर्य, बल, कूटनीति और विद्वता के कारण अपने समय का ख्याति प्राप्त व्यक्ति बन गया था, परंतु वह युग के प्रचलित दोषों से ऊपर न उठ सका। राठौड़ वंश। राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ राज्य स्थापित थे। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ राजपूत प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर राज्य का मूल पुरुष राव सिंहा था, जिसने मारवाड़ के एक छोटे भाग पर शासन किया, परंतु लंबे समय तक गोहिलों, परमारों, चौहानों आदि राजपूत राजवंशों की तुलना में राठौड़ों की शक्ति प्रभावशाली न हो पाई थी। राठौड़ राजवंश के राव जोधा ने 1459 में जोधपुर बसाकर वहां मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था। राव गांगा 1515 से 1532 ने खानवा युद्ध में 4000 सैनिक भेजकर सांगा की मदद की थी। इस प्रकार सांगा जैसे शक्ति संपन्न शासक के साथ रहकर राव गांगा ने अपने राज्य का राजनीतिक स्तर ऊपर उठा दिया। राव मालदेव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र था। वह अपने समय का एक वीर प्रतापी शासक, संपन्न शासक था। उसके समय में मारवाड़ की सीमा हिंडौन, बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवाड़ की सीमा तक प्रसारित हो चुकी थी। मालदेव की पत्नी उमा दे जैसलमेर की राजकुमारी इतिहास में रूठी रानी के नाम से विख्यात है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। मालदेव ने साहिबा के मैदान में बीकानेर के राव जैतसी को मारकर अपने साम्राज्य विस्तार की इच्छा से पूरी किया, परंतु मालदेव ने अपनी विजयों से जैसलमेर, मेवाड़ और बीकानेर से शत्रुता बढ़ाकर अपने सहयोगियों की संख्या कम कर दी। शेर शाह से हारने के बाद हुमायूं मालदेव से सहायता प्राप्त करना चाहता था, परंतु वह मालदेव पर संदेह करके अमरकोट की ओर प्रस्थान कर गया। मालदेव की सेना को 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि इस युद्ध के पूर्व शेरशाह ने चालाकी का सहारा लेते हुए मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुंपा को जाली पत्र लिखकर अपनी ओर में लाने का ढोंग रचा था। इस युद्ध में स्वामी भक्त जेता और कुंपा मारे गए तथा शेरशाह की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के पश्चात शेरशाह ने कहा था, एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि शेरशाह ने किस युद्ध के लिए कहा था, तो वो गिरी सुमेल का युद्ध था। मालदेव के पुत्र चंद्रसेन ने, जो एक स्वतंत्र प्रकृति का वीर था, अपने अधिकांश जीवन पहाड़ों में बिताया, परंतु अकबर की आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं की। वंश गौरव और स्वाभिमान, जो राजस्थान की संस्कृति के मूल तत्व है, वह हम चंद्रसेन के व्यक्तित्व में पाते हैं। महाराणा प्रताप ने जैसे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार चंद्रसेन भी आजन्म अकबर से टक्कर लेता रहा। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को 1583 में मारवाड़ का राज्य सौंप दिया। इस प्रकार उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री मानबाई, जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण यह जोधाबाई भी कहलाती है, का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। यह इतिहास में जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध थी। इसी वंश के गज सिंह का पुत्र अमर सिंह राठौड़ राजकुमारों में अपना साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। आज भी इनके नाम के ख्याल राजस्थान के गांवों में गाए जाते हैं। जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने दरमंत के युद्ध 1658 में
औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से भाग लिया था, परंतु शाही सेना की पराजय ने जसवंत सिंह को युद्ध मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। जसवंत सिंह खजुओं के युद्ध 1659 में शुजा के विरुद्ध औरंगजेब की ओर से लड़ने गया था, परंतु वह मैदान में शुजा से गुप्त संवाद कर शुजा की ओर शामिल हो गया, जो उसके लिए अशोभनीय था। हालांकि वह जैसा वीर साहसी और कूटनीतिज्ञ था, वैसा ही वह विद्या तथा कला प्रेमी भी था। उसने भाषाभूषण नामक ग्रंथ लिखा। मुहणोत नैणसी उसका मंत्री था। नैणसी द्वारा लिखी गई नैणसी री ख्यात मारवाड़ रा परगना री विगत राजस्थान की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के अनुपम ग्रंथ हैं। जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक था, जिसने अपने बल और प्रभाव से अपने राज्य का सम्मान बनाए रखा। मुगल दरबार का सदस्य होते हुए भी उसने अपनी स्वतंत्र प्रकृति का परिचय देकर राठौड़ वंश के गौरव और पद की प्रतिष्ठा बनाए रखी। राठौड़ दुर्गादास ने औरंगजेब का विरोध कर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया, परंतु अजीत सिंह ने अपने सच्चे सहायक और मारवाड़ के रक्षक अदम्य साहसी वीर दुर्गादास को, जिसने उसके जन्म से ही उसका साथ दिया था, बुरे लोगों के बहकावे में आकर बिना किसी अपराध के मारवाड़ से निर्वासित कर दिया। उसकी यह कृतज्ञता उसके चरित्र पर कलंक की कालिमा के रूप में सदैव अंकित रहेगी। दुर्गादास ने अपनी कूटनीति और औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को अपनी ओर मिला लिया था। उसने शहजादा अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर तथा पुत्री सफियतु निस्सा को शरण देकर तथा उनके लिए कुरान की शिक्षा व्यवस्था करके सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया। वीर दुर्गादास राठौड़ एक चमकता हुआ सितारा है, जिससे इतिहासकार जेम्स टोड भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। जेम्स टोड ने उसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। जोधपुर के राव जोधा के पुत्र राव बीका ने 1488 में बीकानेर बसाकर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। बीका के पुत्र राव लूणकर्ण को इतिहास में कलयुग का कर्ण कहा गया है। बीकानेर के जैतसी का बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष हुआ, जिसमें कामरान की पराजय हुई। 1570 में अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अपने पुत्र राय सिंह के साथ भाग लिया। तभी से मुगल सम्राट और बीकानेर राज्य का मैत्री संबंध स्थापित हो गया। बीकानेर के नरेशों में कल्याणमल प्रथम व्यक्ति था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाराजा राय सिंह ने मुगलों के लिए गुजरात, काबुल और कंधार अभियान किए। वह अपने वीरोचित तथा स्वामी भक्ति के गुणों के कारण अकबर तथा जहांगीर का विश्वास पात्र बना रहा। राय सिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण करवाया, जिस पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। राय सिंह स्वभाव से उदार तथा दानवीर शासक था। इसी आधार पर मुंशी देवी प्रसाद ने उसे राजपुताने का कर्ण कहा है। बीकानेर महाराजा दलपत सिंह का आचरण जहांगीर के अनुकूल न होने के कारण जहांगीर ने उसे कैद कर मृत्युदंड दिया था। महाराजा कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा जाता था। इस उपाधि का उपयोग बीकानेर के सभी शासक करते हैं। महाराजा अनूप सिंह वीर कूटनीतिज्ञ और विद्यानुरागी शासक था। उसने अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और गीत गोविंद पर अनुपोद्य टीका लिखी थी। उसे संगीत से प्रेम था। उसने दक्षिण में रहते हुए अनेक ग्रंथों को नष्ट होने से बचाया और उन्हें खरीद कर अपने पुस्तकालय के लिए ले आया। कुंभा के संगीत ग्रंथों का पूरा संग्रह भी उसने एकत्र करवाया था। आज अनूप पुस्तकालय बीकानेर हमारे लिए अलभ्य पुस्तकों का भंडार है, जिसका श्रेय अनूप सिंह के विद्यानुराग को है। दक्षिण में रहते हुए उसने अनेक मूर्तियों का संग्रह किया और उन्हें नष्ट होने से बचाया। यह मूर्तियों का संग्रह बीकानेर के 33 करोड़ देवताओं के मंदिर में सुरक्षित है। किशनगढ़ में भी राठौड़ सत्ता का पृथक केंद्र था। यहाँ का प्रसिद्ध शासक सावंत सिंह था, जो
कृष्ण भक्त होने के कारण नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध था। इसके समय किशनगढ़ में चित्रकला का अद्भुत विकास हुआ। किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद था, जिसने विश्व प्रसिद्ध मणिठणी चित्र चित्रित किया। चौहान वंश। हम चौहानों के अधिवासन और प्रारंभिक विस्तार के बारे में विगत पृष्ठों में अध्ययन कर चुके हैं। 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में शाकंभरी के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपनी विजयों से उत्तरी भारत की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। उसने चंदेल शासक परमार्दी देव के देशभक्त सेनानी आल्हा और उदल को मारकर 1182 में महोबा को जीत लिया। कनौज के गहड़वाल शासक जयचंद का दिल्ली को लेकर चौहानों से वैमनस्य था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी अपनी दिग्विजय में कनौज को शामिल करना चाहता था। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचंद की महत्वाकांक्षा दोनों के वैमनस्य का कारण बन गई। पृथ्वीराज रासो दोनों के मध्य शत्रुता का कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता को बताता है। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित कर भारत में तुर्क आक्रमण को धक्का पहुंचाया। तुर्कों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में तराइन का प्रथम युद्ध हिंदू विजय का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। परंतु पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित तुर्की सेना का पीछा न किया जाना इस युद्ध में की गई भूल के रूप में भारतीय भ्रम का एक कलंकित पृष्ठ है। इस पृष्ठ के परिणाम स्वरूप 1192 में मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया। इस हार का कारण राजपूतों का परंपरागत सैन्य संगठन माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान अपने राज्यकाल के आरंभ से लेकर अंत तक युद्ध लड़ता रहा, जो उसके एक अच्छे सैनिक और सेनाध्यक्ष होने को प्रमाणित करता है। सिवाय तराइन के द्वितीय युद्ध के वह सभी युद्धों में विजेता रहा। वह स्वयं अच्छा गुणी होने के साथ साथ गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन तथा विश्वरूप उसके दरबारी लेखक और कवि थे, जिनकी कृतियां उसके समय को अमर बनाए हुए हैं। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्र बरदाई भी पृथ्वीराज चौहान का आश्रित कवि था। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने की थी। यहाँ के प्रतिभा संपन्न शासकों में हमीर का नाम सर्वोपरि है। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर के समय रणथंभौर पर असफल आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। इसका मुख्य कारण हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मंगोल शरणार्थियों को आश्रय देना था। किला न जीत पाने के कारण अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। हमीर ने आगे बढ़कर शत्रु सेना का सामना किया, पर वह वीरगति को प्राप्त हुआ। हमीर की रानी रंग देवी और पुत्री ने जौहर व्रत द्वारा अपने धर्म की रक्षा की। यह राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। हमीर के साथ ही रणथंभौर के चौहानों का राज्य समाप्त हो गया। हमीर के बारे में प्रसिद्ध है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। जालोर की चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कीर्तिपाल था। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जावालीपुर और किले का सुवर्णगिरी मिलता है, जिसको अपभ्रंश में सोनगढ़ कहते हैं, माफ कीजिएगा। इसी पर्वत के नाम से चौहानों की यह शाखा सोनगरा कहलाई। इस शाखा का प्रसिद्ध शासक कान्हड़देव चौहान था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीतने से पूर्व 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया। उस समय चौहानों के एक सरदार, जिसका नाम सातल देव था, दुर्ग का रक्षक था। उसने अनेक स्थानों पर तुर्कों को छकाया था, इसलिए उसके शौर्य की धाक राजस्थान में जम चुकी थी। परंतु एक राजद्रोही भावले नामक सैनिक द्वारा विश्वासघात करने के कारण सिवाना का पतन हो गया और अलाउद्दीन ने सिवाना जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया। इस विजय के पश्चात 1311 में जालोर का भी पतन हो गया और वहां का शासक कान्हड़देव वीरगति को प्राप्त हुआ। वह शूरवीर योद्धा, देशाभिमानी तथा चरित्रवान व्यक्ति था। उसने अपने अदम्य साहस और सूझबूझ से किले निवासियों, सामंतों तथा राजपूत जाति का नेतृत्व कर एक अपूर्व ख्याति अर्जित की थी।
वर्तमान हाड़ौती क्षेत्र पर चौहान वंशीय हाड़ा राजपूतों का अधिकार था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर मीणाओं का अधिकार था। ऐसा माना जाता है कि बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कुंभाकालीन राणपुर के लेख में बूंदा का नाम वृंदावती मिलता है। रावदेवा ने मीणाओं को पराजित कर 1241 में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। तारागढ़ ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रों के लिए विख्यात रहा। बूंदी के सुरजन सिंह ने 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। बूंदी की प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी शत्रुसाल हाड़ा का स्मारक है, जो 1658 में शामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। बुद्ध सिंह के शासन काल में मराठों ने बूंदी रियासत पर आक्रमण किया था। प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य का ही भाग था, जिसे शाहजहां ने बूंदी से अलग होकर माधो सिंह को सौंपकर 1631 ईस्वी में नए राज्य के रूप में मान्यता दी थी। कोटा राज्य का दीवान झाला जालिम सिंह इतिहास चर्चित व्यक्ति रहा है। कोटा रियासत पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। कोटा में ऐतिहासिक काल से आज तक कृष्ण भक्ति का प्रभाव रहा है, इसलिए कोटा का नाम नंदग्राम भी मिलता है। बूंदी कोटा में सांस्कृतिक उपागम के रूप में यहाँ की चित्रशैलियाँ विख्यात रही। बूंदी में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ अंकन हुआ है। वहीं कोटा शैली शिकार के चित्रों के लिए विख्यात रही है।